एनडीए 3.0 का पहला बजट पार्लियामेंट में पेश हो चुका है और ऐसे में हम मौजूद हैं औद्योगिक नगरी कहे जाने वाले कानपुर शहर में, जिसे एक समय पे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मर्चेंट चेंबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, उसके सभी पदाधिकारी जो कि अलग अलग सेक्टर्स से आते हैं। जानेंगे कि कैसा बजट जो है वो इनके हिसाब से है। सर, क्या नाम है आपका और किस सेक्टर से आप बिलोंग? मैं उमेश पांडे, इसमें मर्चेंट चेंबर के मेंबर हूँ। टैक्सेशन के मैटर्स को देखता हूँ। आप टैक्सेशन के मैटर को देखते हैं तो सबसे पहले मैं आता हूं कि जो इनकम टैक्स के स्लैब को चेंज किया गया है, उस पे आप क्या राय रखते हैं और आपके हिसाब से क्या ये मिडिल क्लास को उस तरीके से राहत पहुंचा पाए? जनता के लिए लाभप्रद है और जीएसटी में भी इन्होंने कंप्लायंस बर्डन को काफ़ी कम कर दिया है, तो छोटे मध्यम लोगों को काफ़ी लाभप्रद है। ये बजट सनसनीय, जितनी इतनी खातिर की जाए, बात की जाए, उतनी अच्छी बात है। ये तो आप संतुष्ट दिख रहे हैं आपके हिसाब से? जो संतुष्ट हूँ 100%। जीएसटी का आपने बताया कि उसमें कोई चेंजेस, कंप्लायंस काफ़ी, जो उसमें कंप्लायंस थी बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने काफ़ी आसान कर दिया है, जिससे व्यापारी को व्यापार करने में उनको काफ़ी सुविधा रहेगी, आसानी होगी। सर, क्या नाम है आपका और किस सेक्टर से बिलोंग? जी, मैं संतोष कुमार गुप्ता एडवोकेट हूँ और मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की जीएसटी कमेटी का चेयरमैन हूँ और इनकम टैक्स बार एसोसिएशन का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। आपने बताया जो इनकम टैक्स से भी आप रिलेशन रखते हैं, जीएसटी से भी। आपके हिसाब से ये बजट कैसा है? टैक्सेशन पॉलिसी की बात करी जाए तो उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस किए गए हैं, आपके हिसाब से लाभदायक है या फिर कैसे देखते हैं इस पूरे बजट? देखिए, यदि टैक्सेशन की बात करें तो टैक्सेशन की बात से इस बजट में कोई बहुत उत्साह नहीं है, निराशा भी कह सकते हैं। उत्साह इसलिए नहीं है कि जो पर्सनल टैक्सेशन की यदि हम बात करते हैं तो व्यक्तिगत आय करदाताओं को इस बार बहुत उम्मीद थी कि हमारी इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट, जो बाबा आदम के ज़माने से कह सकते हैं 3 लाख पर थी, आज भी वहीं अटकी हुई है और उसमें कोई रिलीफ नहीं मिली। तो वो ये उम्मीद कर रहा था कि इस एग्जम्पशन लिमिट को, आज की जो महंगाई है, मूल्य सूचकांक है, रुपए की घटती हुई क्रय क्षमता है, उसको देखते हुए उसे अपना समाज का, परिवार की बहनों का निर्वहन करना होता है। इसलिए वो उम्मीद कर रहा था कि 10 लाख तक उसको एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाई जाए। और सरकार आई है और ये सरकार जो अब आई है, इसके सुनने का विज़न भी आ गया है, क्योंकि इसके पहले सुनने का विज़न कम था। सुनने का विज़न के अनेक कारण है, हम लोग उसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। तो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल और केवल वेतनभोगी कर्मचारी इसमें थोड़ा लाभान्वित हुआ है। उसके स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट थी वो 50 से 75 कर दी गई है, 25,000 की मिली। फैमिली पेंशन में 10,000 की बढ़ोतरी हुई है। और जो नई टैक्स रिजीम अब वही जाननी है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया है कि अब एक ही टैक्स रिजीम चलेगी और एक टैक्स रिजीम जो न्यू टैक्स रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम में जो प्राविधान थे उसमें इनकम टैक्स की तमाम छूटें थीं, डिडक्शंस थे, वो उन्होंने उसमें अबॉलिश करना था, उनको नई टैक्स रिजीम में रखना था। तो नई टैक्स रिजीम चलेगी, उसकी टैक्स स्लैब की दरों में भी मामूली परिवर्तन किए गए हैं। लेकिन उस परिवर्तन का असर ये आया है कि वेतनभोगी कर्मचारियों को अगले वर्ष से 17,500 रुपया कम टैक्स देना पड़ेगा। इस घटित स्लैब दर का फ़ायदा कुछ न कुछ व्यक्तिगत आय करदाताओं को मिलेगा, लेकिन आशा के अनुरूप नहीं रहा। बाकी तो जो टैक्स में घटाया बढ़ाया गया है, कैपिटल गेन टैक्स में कुछ न कुछ बढ़ोतरी हुई है, इस तरह की कई हैं जिसको हम डिटेल अब इतने कम समय में नहीं डिस्कस कर सकते। आपने कहा कि कहीं ना कहीं आप संतुष्ट नहीं हैं और चीज़ें करी जा सकती थी, चाहे वो जो टैक्स स्लैब है वो 3 लाख के ऊपर की हो इनकम टैक्स में। आपके हिसाब से आइडियल एक बजट क्या हो सकता था, या इसमें चेंजेस हो सकते थे, या क्या सरकार और बेहतर कर सकती थी? कितने टैक्स बजट की आप बात करें? देखिए, इसमें ये तो कम से कम सरकार कर सकती थी कि जो पर्सनल टैक्सेशन है उसको टैक्स बर्डन से कम कर सकती थी, उसकी एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा सकती थी, उसकी छूटों को कुछ बढ़ाया जा सकता था। वो नहीं बढ़ाया गया। आप यदि बहुत इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखें तो सरकार के टैक्सेशन का मुख्य कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स से आता है, इंडिविजुअल टैक्सेशन से उतना टैक्स नहीं आता। फिर भी पता नहीं क्यों कोई सरकार नहीं सोच पाती कि हमें मिडिल इनकम ग्रुप के आदमी को लाभ देना है, इससे कोई बहुत बड़ा राजस्व में फ़र्क भी नहीं पड़ने जा रहा है। लगता है कॉर्पोरेट टैक्स में चेंजेस करने चाहिए थे, उसमें भी करने चाहिए थे, उसमें भी कोई विशेष चेंज नहीं हुए हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि देखिए, आम आदमी देश का जो है उसके ऊपर टैक्स का बहुत बर्डन नहीं होना चाहिए, कम से कम वो रिलैक्स फील होना चाहिए। असली टैक्स तो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर से मिलता है, ये टैक्स तो बहुत मामूली है। उसको देखते हुए तो आप रिलीफ दे सकते थे। जो आपने सवाल किया ना कि क्या कर सकते थे,
तो आप निश्चित तौर से कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने वो नहीं किया। उम्मीद करते हैं कि अगले बजटों में सरकार इसका ध्यान रखेगी और कम से कम पर्सनल टैक्सेशन में अच्छी खासी राहतें उन्हें देनी चाहिए, ताकि यहाँ का आदमी सुकून से रहे, टैक्स हंसकर पे करे। उसकी अपनी परिवार की जिम्मेदारियां हैं, समाज के अपने सोशल ऑब्लिगेशंस हैं। जब तक वो उनको डिस्चार्ज उसे करना पड़ता है तो टैक्स देते समय वो खुशी खुशी टैक्स दे, ना कि रोते रोते टैक्स दे। कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता था आपका कहना। क्या नाम है सर आपका, किस सेक्टर से बिलोंग? मैं महेंद्र मोदी नाम है मेरा, और मैं मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश का सेक्रेटरी हूँ। मैं ओवरऑल बजट पे आपको बात बता सकता हूँ कि जो बजट है, यदि हम देश के नज़रिए से देखें तो निश्चित रूप से ये विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। और इस बजट की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि किसानों पर, जो कि हमारे देश का जिसे कह सकते हैं कि हम जो है 60% आदमी जो है किसानी और खेती से जुड़ा हुआ है, उसको उन्होंने बढ़ावा देने के लिए बहुत ही उपाय किए हैं। दिल खोल करके उन्होंने उनके लिए योजनाएं लागू की हैं। और साथ में युवा शक्ति जो हमारी है उसके लिए नौकरियों की और रोज़गार की उन्होंने इसमें भरमार की है। और सबसे बड़ा जो काम युवाओं के लिए उन्होंने किया है वो देश की जो 500 टॉप कंपनीज़ हैं, उन्होंने एक प्रकार से उनको निर्देशित किया है कि वो आप अपने यहाँ पे हर साल 20 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए देंगे। और उसका जो खर्चा आएगा वो खर्चा सरकार न उनको देगी, बल्कि उनका जो CSR फंड है, तो उन्होंने ये छूट दे दी है कि वो अपने CSR फंड से जो एडिशनल बर्डन उनके ऊपर पड़ने जा रहा है उसको वो इस काम में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो उससे जो कौशल विकास बढ़ेगा हर युवाओं का हर साल, और साथ में इंडस्ट्री को जो उससे फ़ायदा होगा, समाज को जो फ़ायदा होगा उसकी कल्पना। और साथ में एंजल टैक्स जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप के ऊपर उन्होंने एंजल टैक्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। तो आजकल का जो युवा है वो स्टार्टअप में जा रहा है। जब स्टार्टअप पे एंजल टैक्स ख़त्म करने से उस सेक्टर को कितना फ़ायदा होगा, कितने नए नए जो है विचार लोगों के मन में आएंगे और नवोन्मेष जो योजनाएं बनेंगी, जो प्रोडक्ट्स आएंगे मार्केट के अंदर, तो उसकी अब हम कल्पना कर सकते हैं। बेहतर है। लेकिन बात करिए अगर स्टाइपेंड की, जो बताया 5,000 रुपये जो युवाओं को देने की बात करिए, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आजकल 5,000 में क्या होता है, थोड़ा और उसको और बढ़ाना चाहिए था। आपको लगता है कि शुरुआत के लिए ठीक है या और बेहतर कर सकती थी सरकार? शुरुआत तो एक ही सीढ़ी से होती है, एकदम से आप 4 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। और अभी तो कुछ नहीं मिलता था, अभी तो आप कहते थे सब युवा घूम रहा है, बेकार है, कुछ नहीं है उसके पास में। ये ट्रेनिंग है उसके लिए, ट्रेनिंग पीरियड में तो युवा को बल्कि ट्रेनिंग पे देना पड़ता है। कहीं सीखने जाता है, टाइपिंग भी सीखने जाता है, तो वहाँ पे उसको देना पड़ता है पैसा। यहाँ प्रोत्साहन नहीं पड़ रहा, कम से कम उसको कुछ तो कुछ मिल ही रहा है, प्रोत्साहन राशि मिल रही है। और एक बड़ी कंपनी में काम करने का अनुभव मिल रहा है उसको। देश की 500 टॉप कंपनीज, आप सोच सकते हैं, एक बड़ी कंपनी में एक साल यदि कोई युवा काम कर लेता है और उसको वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है साथ में, और साथ में उसको जो है सब कुछ मिल भी रहा है, तो एक अच्छी बात है। ये एकदम से 10 सीढ़ी नहीं चढ़ सकते आप। युवाओं के लिए बेहतर है कहने की। सर क्या नाम है आपका, किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम सुशील शर्मा है। मैं मर्चेंट चैम्बर ऑफ यूपी की इंडस्ट्री कमेटी का चेयरमैन हूँ। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है मेरी, जो डिफेंस कंपोनेंट्स बनाते हैं, विशेष तौर पे फाइटर एयरक्राफ्ट्स, इंडियन एयरफोर्स के उसके स्पेयर पार्ट्स हमारे लिए बनते हैं। तो MSME सेक्टर्स कहीं ना कहीं इससे रिलेशन हो गया। MSME को बताया जा रहा है कि काफ़ी कुछ दिया है, आप उससे वाकिफ़ रखते हैं? जैसे अगर बात करी जाए जो मुद्रा लोन है उसको लिमिट बढ़ा दी गई, 10 से 20 लाख के अराउंड वो कर दी गई। इन सब चीज़ों से आप क्या कितना वाकिफ़ रखते हैं जो बोला जा रहा है? हम इससे बिल्कुल निराश हैं, बिल्कुल संतोषजनक नहीं। लोन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्रेडिट लाइन गारंटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, या उन्होंने एक और भी लाया, टर्म लोन मशीनरी खरीदने के लिए कोलेट्रल फ्री लाएंगे। वो लोन देने की बात कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग लोन बर्डन, वर्किंग कैपिटल के संकट से MSME बुरी तरीके से जूझ रहा है। उसको वो कैसे रिलैक्स हो उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है। NPA का 90 दिन से पीरियड इनको कम से कम 6 महीने 1 साल बढ़ाना चाहिए। जो संकट से जूझ रहे हैं उनको कुछ मोरेटोरियम में इंटरेस्ट रेट में रिडक्शन करना चाहिए। GST के रेट MSME के लिए तर्कसंगत बनाने चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें जो वर्किंग कैपिटल को डायरेक्टली हिट कर रही हैं MSME को। परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जो गवर्नमेंट परचेजेस में लगती है उससे MSME को एग्जाम करना चाहिए। लेबर रिफॉर्म्स की बात कई जमाने से हो रही कि जो 10 से नीचे जिसके एम्प्लॉई है उसमें सारे लेबर लॉज लग जाते हैं। अब वो अपने छोटा जिसकी कम पूंजी का MSME है, और 90% इंडस्ट्री देश में MSME ही है। और MSME को अगर हम कहते हैं 50 से कम कर दीजिए, निश्चित तौर पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। कल उम्मीद कर रहे थे कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि 30% इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है MSME से आती है। ये बात सही है, और उम्मीद कर रहे थे इस नाते तो हम लोग को कल कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। तो लेकिन ऐसी कोई राहत उसमें नहीं मिली। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 90% देश में जो कर रहे हैं बड़ी कंपनियां, कोई नहीं कर, MSME ही कर रहा है, और उस पर कोई फोकस नहीं है।
R&D जैसे देश में स्वदेशीकरण ये रक्षा उत्पादों का हो रहा है, वो MSME कर रहा है। जैसे इसराइल का उदाहरण दें, वहाँ बजट का 6% जाता है R&D पे। चाइना जैसे कंट्री 3 से 4% जाता है और भारत में 0.6%। आप ये मतलब इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत थी। MSME को ये लोन का बर्डन डालने से अच्छा है लोन से कैसे मुक्ति पाए, अपनी वर्किंग कैपिटल कैसे रिटेन करे, कैसे सेल्फ सफिशिएंट हो, उस तरफ ध्यान देने की बात है। लोन तो टेम्प्रेरी रिलीफ है, उसको बाद आपको वापस तो करना ही पड़ेगा ना। जो ले लिए कोविड पीरियड में क्रेडिट लाइन गारंटी, उनको मिलेगा नहीं वो, और जो लिए हैं वही उसको वापस नहीं कर पा रहे। जो मार्केट जो कंडीशन जो रियलाइजेशन की है, गवर्नमेंट ने MSME के डिलेड पेमेंट का एक प्रोविज़न आया था, उसको सख्ती से लागू करना चाहिए था। उसमें अभी सरकारी उपक्रम उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। हम लोग ये लिख लिख के उनको भेज रहे हैं। तो इट्स नॉट ए बजट, ये बजट है ना एक प्रकार से बजट स्पीच इसको कह लें, रस्म अदायगी है। MSME सेक्टर इतना खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश की एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि आप सब उत्तर प्रदेश की ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। एक भारी बजट जो है वो आंध्र प्रदेश और जो है बिहार को गया है। उत्तर प्रदेश के लिए आप इसमें क्या देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरा अपना ये मानना है कि उत्तर प्रदेश को कोई भी सरकार इग्नोर नहीं कर सकती, और ये हो नहीं सकता कि बीजेपी की मोदी सरकार भी इग्नोर करे। कुछ न कुछ तो उन्होंने सोच रखा होगा। और जहाँ तक बिहार या आंध्र प्रदेश की बात है, तो उसके लिए मैं 2 ही लाइन कहूँगा कि जो लोग जिससे जुड़ते हैं उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो कोई भी सरकार हो, यदि सरकार के हमारे सहयोगी हमारे साथ बहुत महत्व रखते हैं, वो महत्व आप लोग भी बेहतर समझते हो, तो उसको तो हमें कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, और कुछ लोगों से हट के देना पड़ेगा। हम यदि आज शर्मा जी को कुछ नहीं दे रहे हैं और पांडे जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो हम पांडे जी को तो कुछ ज़्यादा देंगे ही देंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन पूरे इंडिया को भी एक रोड मैप, हम पर्सनल टैक्सेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक रोड मैप तो इस बजट में बनाया ही गया है कि कैसे देश आगे 5 साल तक वो ले जाएंगे। हर क्षेत्र को उन्होंने कुछ ना कुछ ध्यान रखा है। तो ये शुरुआत है। लेट अस वेट फॉर दी होप कि एक अच्छे हर प्रदेशों को मिले। और यूपी को तो आप भूल जाइए, यूपी को किसी भी सरकार की ताकत नहीं है कि इग्नोर करे। बजट में यदि कुछ साफ नहीं दिख रहा तो उसके अंदर बहुत कुछ होगा, नहीं होगा तो बाद में दिया जाएगा और इसी साल दिया जाएगा। हमारा अपना मानना है, नो वन कैन इग्नोर अवर यूपी। ये राय है अपनी अपनी लोगों की इस पूरे बजट को लेकर। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को इग्नोर नहीं किया जा सकता। MSME सेक्टर से लोग नाखुश हैं, कोई लोग इसमें सेटिस्फाइड हैं, कोई नहीं। लेकिन हाँ, एक यूथ के लिए जो कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं, जो आने वाले समय में स्टार्टअप बिजनेस या फिर जॉब्स को बढ़ावा देगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।